हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कवर करेंगे क्लास 11th की अकाउंट्स बुक का जर्नल चैप्टर, जो आपको पता है कि हमारी सीरीज में चल रहा है, उसका अनदर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्पेशल जर्नल एंट्रीज। सी स्टूडेंट्स, आपके अकाउंट्स के अंदर कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज होती हैं और ये 101% श्योर है कि जब भी आपके एग्जाम में जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर 2-3 एंट्रीज आपकी इन स्पेशल जनरल एंट्रीज में से जरूर पूछी जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्पेशल जनरल एंट्रीज हैं, ये स्पेशल जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, इनको किस तरीके से हम जनरल में पोस्ट करते हैं, तो आज हम ये स्टडी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद स्पेशल जनरल एंट्रीज। आप मेरे बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल पासिंग जनरल एंट्रीज। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का ये रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। एंड दीज आर सम ट्रिक्स। अगर एसेट्स इंक्रीज होगी डेबिट, लायबिलिटीज डिक्रीज होगी डेबिट, एंड एक्सपेंसेस अगर जो भी होंगे आपके उनको डेबिट करेंगे। ये आपके उसका अपोजिट है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सर्कल में 2 चीजें लिखी हुई हैं। जो एसेट्स है हमेशा डेबिट बैलेंस शो करती है और जो लायबिलिटीज है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है। अब ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द बोर्ड यहाँ पे मैंने कुछ स्पेशल जनरल एंट्रीज यहाँ पे मेंशन करी हैं और ये दीज आर 5 स्पेशल जनरल एंट्रीज। क्लियर? अब जो 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करेंगे, हर स्पेशल जनरल एंट्री का एग्जाम्पल लेंगे और उसको हम किस तरीके से चैनल में पोस्ट करते हैं फिर वो सीखेंगे। डन स्टूडेंट्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्पेशल जनरल एंट्रीज। तो फर्स्ट जो स्पेशल जनरल एंट्री है विच इज रिलेटेड टू द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्टूडेंट व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसको हम आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं O/S। आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं, इसको ड्यू भी बोलते हैं और इसको अनपेड भी बोलते हैं। अब एक्सपेंसेस विच इज ड्यू, ड्यू मतलब उसका टाइम आ चुका है बट स्टिल इट इज नॉट पेड, दैट तो वो क्या हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि फर्म के कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं, जिनका टाइम आ चुका है बट अभी तक आपने पे नहीं किया, यानी कि जिनका टाइम बीत भी चुका है बट स्टिल अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी, तो दैट बिकम्स द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो उन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और फॉर एग्जाम्पल रेंट आपको पे करना था, अपनी जो फर्म है, जो बिल्डिंग है वो रेंट पे ले रखी है, आपको रेंट पे करना था मंथली 10,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब वो मंथ कंप्लीट हो चुका है, अब आपको पेमेंट करनी थी, अब नेक्स्ट मंथ भी हाफ पास हो चुका है बट अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी। आपको पेमेंट करनी थी सपोज 31 मार्च 2020 को और अभी आपका 15 अप्रैल आ चुका है लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी, यानी कि आपकी पेमेंट ड्यू कौन सी डेट को होनी थी 31 मार्च को बट अभी तक 15 अप्रैल आ चुका है लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी। दैट मीन्स वो जो रेंट है वो क्या हो गया आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, वो अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी तो आपके ऊपर कर्ज हो गया। ठीक है? तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम किस में डालते हैं, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ लायबिलिटीज। जैसे आपको एक लायबिलिटीज की एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज इज ऑफ 2 टाइप एज यू नो, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो ये किसके अंदर आता है, इट्स कम्स इन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि ये जो एक्सपेंस होते हैं ये आप विद इन 1 ईयर तो रीपे कर ही दोगे, तो जिन एक्सपेंसेस का विद इन 1 ईयर रीपे करते हो वो आपकी क्या हो जाती है करंट लायबिलिटीज होती हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पता होना चाहिए। सी स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस विच इज ड्यू बट नॉट पेड, दैट बिकम्स योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इट बिकम्स योर लायबिलिटी। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹3,000, यानी कि आपकी सैलरी पे करनी थी आपको अपने एम्प्लॉयज को और वो आउटस्टैंडिंग यानी कि अभी तक आपने पे नहीं करी। तो इसको हम जर्नल एंट्री में कैसे पास ऑन करेंगे, मैं ये फॉर्मेट है जनरल का, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट एंड जनरल आप यहाँ पे लिख सकते हैं रुपीज और रुपीज। तो स्टार्ट करते हैं, ये कैसे पुट ऑन करते हैं। सी स्टूडेंट, सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है, अभी तक आपने पे नहीं करी, तो अगर आप पे करते फॉर एग्जाम्पल तो आपको वैसे कैश चला जाता और कैश जाता व्हाट गोज आउट, तो कैश को आप क्या कर देते क्रेडिट कर देते, बट आपने पे नहीं किया। ठीक है? अगर मैं सिंपल बताती हूँ, अगर आप सिंपल एक्सपेंस पे करते तो क्या एंट्री करते, सैलरी, सपोज आप सैलरी देते और आप यहाँ पे लिख देते टू कैश,
क्योंकि आपने पेमेंट कर दी सैलरी की, बट अभी आपने पेमेंट नहीं करी, आपकी फर्म से कैश नहीं गया, तो सैलरी तो डेबिट करेंगे बट यहाँ से कैश नहीं गया, तो कैश की जगह पे हम क्या मेंशन कर देंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसे लिख देंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, इस तरीके से मेंशन कर देंगे। या आप और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, अभी तक आपने सैलरी नहीं पे करी, यानी कि ये आपके ऊपर लायबिलिटी है, आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको क्रेडिट किया है। ऑन द अदर हैंड साइड सैलरीज और एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। तो ये हमने चेक कर लिया कि ये एंट्री हमारी बिल्कुल करेक्ट है। और सबसे जो मेजर एडवांटेज ये है, ये जितनी भी स्पेशल जर्नल एंट्रीज है ये एज इट इज पास ऑन होती है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि किसी भी एंट्री में आउटस्टैंडिंग डेबिट हो जाएगा, सैलरी क्रेडिट, इसको आप एज इट इज लर्न कर सकते हो, रट सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग होता तो आप कैसे लिखते, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी कि आउटस्टैंडिंग हमेशा क्रेडिट ही होगा। अगर आपका होता वेजेस आउटस्टैंडिंग तो आप कर देते वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, तो आप इसको यहाँ पे क्रैम भी कर सकते हो, बस आपको एक्सपेंस का नेम चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं पुट ऑन कर देती हूँ, अमाउंट इज 3000, नरेशन लिख दो फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसको यहाँ पे लिख देते हैं, बट शॉर्ट फॉर्म मत लिखना स्टूडेंट्स, पूरी फुल फॉर्म लिखना, आउटस्टैंडिंग सैलरी पूरी स्पेलिंग के साथ, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। इन केस ऑफ जर्नल एंट्री, जब आप जर्नल एंट्री पास ऑन करते हो प्लीज शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस? अब नाम से ये पता चल रहा है प्रीपेड, यानी कि प्रीपेड, आपने टाइम से पहले एक्सपेंसेस पे कर दिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपको जो एक्सपेंसेस पे करने थे वो थे आपके रिलेटेड टू 1 अप्रैल, यानी कि आपके जो एक्सपेंस थे वो 1 अप्रैल से रिलेटेड थे, बट आपने क्या किया, मार्च में ही पे कर दिया, यानी कि बिफोर 1 मंथ मार्च में ही पे कर दिए, तो वो क्या हो गया आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल है जो प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, यानी कि जो एक्सपेंस था यू नीड टू पे ऑन इन 1 अप्रैल, बट आपने मार्च में ही ये पे कर दिए। ठीक है, तो 1 अप्रैल में जब आओगे आप, ठीक है, तो 1 अप्रैल में आपको एंट्री मतलब एक्सपेंस पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक्सपेंस आप पहले पे कर चुके हो। तो जो चीज़ आप पहले पे कर चुके हो, यानी कि अब आप उसकी एडवांटेज ले सकते हो, और जिस भी चीज़ से आपको एडवांटेज होती है दैट इज योर एसेट्स, वो आपकी क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। क्लियर? तो इस एंट्री को किस तरीके से पास ऑन करेंगे, प्रीपेड, अब मैं यहाँ पे इसको डेबिट क्यों करी मैं ये बताऊंगी आपको, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, और नरेशन लिख दो फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको डेबिट क्यों किया प्रीपेड इंश्योरेंस को, ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये इंश्योरेंस आपको मार्च में आप पे कर चुके हो, जबकि आपको पे किस में करना था 1 अप्रैल को। तो जब आप 1 अप्रैल में वो एंट्री पास ऑन करोगे तो अब आपको एक्सपेंस पे नहीं करना, वो आपकी एसेट्स बन चुकी है, और एसेट्स आपके पास है, एसेट्स आपकी इंक्रीज हो चुकी है, तो जब भी आपकी एसेट्स इंक्रीज होती है वो हमेशा डेबिट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा इंश्योरेंस है जो आप पहले पे कर चुके हो। ठीक है, बट क्लियर है, और जब आपने पहले पे किया होगा तो आपका जो एक्सपेंस है वो क्या होगा, कम हो गया होगा ऑब्वियसली। अब अगर आपका एक्सपेंस कम होगा, यानी कि एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, अब एक्सपेंस कम होगा तो उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, तो अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे 2000। क्लियर? ये एंट्री समझ आ गई आपको? तो चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट एंट्री। थर्ड स्पेशल एंट्री इज डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन जब भी आपके माइंड में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए डिक्रीज, कोई भी चीज डेप्रीशिएट हो रही है, क्या हो रही है, डेप्रीशिएट। अब जैसे डेप्रीशिएट हो रही है, जैसे आप कार परचेज करी आपने, जैसे आप सपोज आपने कार परचेज करी 5 लाख, जैसे आप उसको शोरूम से बाहर लाते हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। आपने उसको यूज भी नहीं किया बट जैसे शोरूम से बाहर आई तो उसकी वैल्यू ड्रॉप हो जाती है। या
कार आपकी एसेट्स है, आप उसको यूज कर रहे हो तो यूज करते करते भी वो उसको उसमें वियर होगा, उसमें टीयर होगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो कम हो जाती है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आपके बिजनेस के अंदर जितनी भी आपकी फिक्स एसेट्स होती है, जितनी भी आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, उन एसेट्स की वैल्यू ईयर टू ईयर क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। क्या होती रहती है? डिक्रीज होती रहती है। तो जिस अमाउंट से पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ईयर टू ईयर, उस अमाउंट को हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में आ जाओ, चार्ज 10% डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर ऑफ ₹2 लाख। जो आपका फर्नीचर है वो 2 लाख रुपीज है और डेप्रिशिएशन कितना है? 10%। इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि जो वैल्यू है वो एसेट्स की वो ईयरली डिक्रीज हो रही है या मंथली डिक्रीज हो रही है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ नहीं मेंशन, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि आपकी फर्नीचर की जो वैल्यू है वो ईयरली कितने से कम हो रही है? 10% से कम हो रही है। तो अगर मैं 2 लाख का 10% निकालूं 20,000 रुपीज, इट मीन्स ये है कि हर साल आपके फर्नीचर की वैल्यू 20,000 से कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है ये? तो डेप्रिसिएशन, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तो आप बताओगे डिक्रीज और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपकी फिक्स्ड एसेट में जिस अमाउंट से फॉल हो रहा है उसको हम बोलते, उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि क्यों फॉल होता है इन द प्राइस ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी, ऑब्वियसली आप सपोज आपने फर्नीचर खरीदा है, आपने बिल्डिंग खरीदी है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी तो आपको लॉस होगा, और लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन इसी वजह से क्या होगा? आपका डेबिट होगा। तो ये एंट्री में पास ऑन कर रही हूँ यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन, तो रीजन समझ में आया इसको मैं क्यों डेबिट कर रही हूँ? क्लियर? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लॉस हो रहा है आपको क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है। अब लॉस हो रहा है इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया। अब इससे हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई, यानी कि एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट्स आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रहा है। एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू, जिस भी पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है उस पर्टिकुलर एसेट्स का यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो टू फर्नीचर अकाउंट। डायरेक्शन आप लिख सकते हो फॉर चार्ज डेप्रिसिएशन। कितना? 2। बच्चे क्या करते हैं, अब क्या गलती करते हैं, कई बार स्टूडेंट 2 लाख लिख देते हैं पूरा। कई बार क्या करते हैं, 2 लाख का 10% निकालेंगे 20,000, 2 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे 1,80,1,80 लिख देंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू किस अमाउंट से कम हो रही है, किस अमाउंट से कम हो रही है? 2 लाख का 10% निकालो, 20,000 रुपीज से कम हो रही है, तो यहाँ पे 20,000 रुपीज आएगा। जिस अमाउंट से आपकी प्रॉपर्टी, आपकी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, दैट अमाउंट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको कैपिटल पता है क्या होता है? पूंजी बोलते हैं इसे हिंदी में, यानी कि जो भी आपको ओनर है बिजनेस के अंदर, जो भी पैसे लगा रहा है या जो भी प्रॉपर्टीज लगा रहा है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट कहाँ से आ गया भाई उसके ऊपर? तो मैंने आपको एक प्रिंसिपल कराया था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या प्रिंसिपल है, क्या होता है, इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो उस कॉन्सेप्ट में हमने सिंपल सा स्टडी किया था कि जो ओनर है और जो बिजनेस है, दीज आर 2 सेपरेट लीगल एंटिटीज। तो इसी रीजन की वजह से अगर ओनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाया है तो जो बिजनेस है वो ओनर को, ये ओनर है आपका, उस ओनर को उसकी कैपिटल के ऊपर क्या पे करेगी? इंटरेस्ट देगी। तो बिजनेस पे कर रहा है ओनर को, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरेस्ट है ये क्या है? एक्सपेंस है। क्या ये? एक्सपेंस। और ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये इनकम है। ठीक है, तो हमें बिजनेस के अंदर ऑब्वियसली किसका पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करना पड़ता है? मतलब जब हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो हम किसका पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट फर्म पे कर रही है, इसलिए इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो एंट्री जब हम पास करेंगे तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अकाउंट डेबिट। ये क्यों डेबिट किया, क्लियर है? क्योंकि इट्स ए एक्सपेंस फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। अब ऑन द अदर हैंड साइड ये इंटरेस्ट आपके ओनर को मिल रहा है। अब ओनर क्या करता है, इस इंटरेस्ट को फर्म के अंदर से विड्रॉ नहीं करता, वो उसको दोबारा से ही अपनी कैपिटल के अंदर ऐड कर देता है, यानी कि ये पैसे फर्म से वो विड्रॉ नहीं करता। सपोज उसने फर्म को 2 लाख रुपये, फर्म के अंदर से 2 लाख रुपीज की कैपिटल लगा रखी है। अब 2 लाख के ऊपर 10% उसको इंटरेस्ट मिलता है, 2 लाख का 10% 20,000 रुपीज। तो वो जो 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा फर्म ने उसको दिए हैं, वो ओनर उस 20,000 को फर्म से विड्रॉ करने की बजाय उस 20,000 को दोबारा से कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। तो इन दैट केस ओनर के बिजनेस के अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्ट है, 2 लाख रुपीज तो है ही, अब 20,000 रुपीज और इन्वेस्ट हो गए, तो कितना टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हो गया, 2,20,000 रुपीज। तो ओनर की कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि फर्म के अंदर जो कैपिटल है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। और कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, और अगर लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट, कितना है, 3,000 डन। और आप नरेशन यहाँ पे लिख देना, डन, क्लियर है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट मूव टू द लास्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आपको पता होना चाहिए ड्राइंग क्या होती है, व्हाट इज ड्राइंग। ओनर बिजनेस के अंदर से अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी अमाउंट या कोई भी गुड्स अगर विड्रॉ कर रहा है, दैट अमाउंट इज नोन एज ड्राइंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस, मैं फर्म से 2,000 रुपीज विड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज मुझे अपने चाइल्ड की फीस पे करनी है। तो ये फीस पे करना इट्स नॉट अ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस, इट इज माई पर्सनल एक्सपेंस। तो मुझे 2,000 रुपीज मैंने विड्रॉ किया, दैट बिकम्स द ड्रॉइंग फॉर द फर्म, क्लियर है। अब अगर ओनर बिजनेस के अंदर से ऐसे पैसे निकालता रहेगा तो बिजनेस से आपका क्या हो जाएगा, पैसे कम हो जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए फर्म क्या चार्ज करती है, ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है। यानी कि अगर ओनर बिजनेस से फर्म पर्सन उसके लिए पैसे निकालेगा, इन दैट केस ओनर को बिजनेस को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्लियर है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, आपका इनकम है, क्योंकि फर्म के पास पैसे आ रहे हैं तो इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे एंट्री के अंदर, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, कर दिया। और इससे जो ओनर है उसकी ड्राइंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए ड्राइंग एक्सपेंस है, इसको इंक्रीज हो जाएगी तो उसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमाउंट लिख देना आप, कितना है, 5,000। उसके बाद आप नरेशन की चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्लियर है, डन। तो दीज आर 5 स्पेशल एंट्रीज। आपको ये क्लियर हो गई होगी। अगर आपको स्टिल कोई भी क्वेरी है रिलेटेड या इस पे आप और भी कोई आपको एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, डन। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।